गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर 32 क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है कैश फ्लो एनालिसिस स्टेटमेंट एंड थ्योरी से। हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी कैश फ्लो एनालिसिस के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि जो कैश फ्लो एनालिसिस है वो एक तरीके का स्टेटमेंट जहाँ पे हम अपने बिजनेस में आने वाले जितने भी कैश होते हैं, जितने भी इनफ्लोज होते हैं, जितने भी आउटफ्लोज हैं, मैं किसी को बाहर पैसा दे रहा हूँ, कितना मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है, उसका पूरा एक स्टेटमेंट हम उसमें देखते हैं। उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारे बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को, जिससे कि हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कैश फ्लो एनालिसिस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आज इसके लेक्चर के अंदर आप लोगों को इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे कि हम जो कैश फ्लो एनालिसिस है वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोसीजर इन प्रिपरेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। द प्रोसेसर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। क्या प्रोसीजर है कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर है, उनमें से पहला जो प्रोसीजर है हमारा वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट। हमें कैलकुलेट करना होता है नेट इंक्रीज और डिक्रीज हमारे कैश के, और जितने भी हमारे कैश इक्विवेलेंट अकाउंट है उनके क्या नेट इंक्रीज और डिक्रीज हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फॉर द पीरियड में बी कंप्यूटेड बाई comparing these accounts in the comparative balance sheet. The result will be cash receipt and payments during the period responsible for the increase or decrease in the cash and cash equivalent items. जो डिफरेंस होता है हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट का किसी पीरियड के अंदर, उसको कंप्यूट किया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है हमारे अकाउंट के अंदर, जो कि एक हमारी कंपेरेटिव बैलेंस शीट होती है। हम लोग अपनी बैलेंस शीट के अंदर से अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट किसी पीरियड के कैलकुलेट या कंपेयर कर सकते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो भी कैश रिसिप्ट हैं, हमारे कितने भी कैश पेमेंट्स हैं किसी पीरियड के अंदर, वो हमारे रेस्पॉन्सिबल हैं कि वो हमें क्या हमारे पास कैश और कैश इक्विवेलेंट आइटम्स आए हैं, कितने इंक्रीज़ हुए हैं और कितने वो डिक्रीज़ हुए हैं, वो हमें बताए। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो है नेट कैश प्रोवाइडेड और यूज्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हम कैलकुलेट करते हैं नेट कैश को, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। तो इसके अंदर हम एनालाइज करते हैं उन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, कंपेरेटिव बैलेंस शीट को और सेलेक्टेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। किसके लिए हम अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कैश होता है उसको हम उसमें यूज़ करते हैं, उससे उसका कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ द नेट कैश प्रोवाइडेड और यूज बाय द इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कि क्या नेट कैश मिल रहा है हमें जो हम यूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो उसकी जो कैलकुलेशन है उसके अंदर जो भी हम चेंजेस करते हैं अपनी बैलेंस शीट आइटम्स के अंदर, उसको एनालाइज किया जाता है उन अकाउंटों से जहाँ पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसकी मिलती है। इसका इफेक्ट हमारे कैश पे भी पड़ता है, जिसका एक ग्रुप होता है जो कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का होता है। इसके बाद हम समझेंगे फाइनल प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। इसमें सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं हमारे जितने भी कैश इनफ्लो हैं, आउटफ्लोस हैं, उनको हम क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि जो भी कैश इनफ्लो हैं और कैश आउटफ्लो हैं उनको हम क्लासिफाई कर दें। उसके बाद उनको जो भी हम क्लासिफाई करेंगे वो हम अपनी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग करेंगे, जो कि हमारी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होंगी। तो जो नेट कैश है, फ्लो है, वो प्रोवाइड होएगा और यूज़ किया जाएगा उन 3 एक्टिविटीज़ के अंदर जिनको हमें हाईलाइट करना है। और फिर इंश्योर करना है कि जो भी हम एग्रीगेट कर रहे हैं अपने नेट कैश फ्लो का ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से, वो इक्वल है हमारे नेट इंक्रीज डिक्रीज से, जो कि हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट से हो रहा है। तो जो भी रिपोर्ट है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगी और इन्वेस्टिंग फाइनेंशिंग ट्रांजेक्शन बताएगी, जिसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का, जो कि सेपरेट हम लोग शेड्यूल करेंगे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होता है। AS3 revised has not provided by the specific format for the preparation of the cash flow statement, but a general idea can be had from the illustration given in the appendix to the accounting standard. There seems to be flexibility in the presentation of cash flow statement. However, widely accepted format under direct method and indirect method is given below.
अगर हम AS3 रिवाइज्ड की बात करते हैं, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड की रिवाइज्ड की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करते। जो भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसको हम प्रिपेयर करते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, और जो भी जनरल आइडियाज़ हैं एक इलस्ट्रेशन की तरह या अपेंडिक्स की तरह हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उनको देखते हैं। तो इसकी एक ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जो भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो एक वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है जिसको हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। तो जो पहला हम फॉर्मेट देख रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, ऊपर हेडिंग में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ डैश, डैश मीन्स जो भी आपका मंथ होएगा उसके अंदर आपका मंथ होएगा फॉर द ईयर एंडेड, मीन्स अप्रैल फॉर द ईयर एंडेड। तो ये AS3 रिवाइज्ड मीन्स जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट बताया जा रहा है। और उसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे। एक फर्स्ट कॉलम में आपका पर्टिकुलर्स होएगा, सेकंड में रुपीज़, और नेक्स्ट जो होएगा वो भी रुपीज़ होएगा। जो ये रुपीज़ होएगा वो आपके इनफ्लो को बताएगा, और जो राइट हैंड साइड पे जो लास्ट वाला है वो आपके आउटफ्लोज को बताएगा, कितना आउटफ्लो आपके पास कैश आ रहा है। पर्टिकुलर्स में हम सबसे पहले लिख लेंगे कि जो कैश फ्लो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से मिल रहे हैं। तो पहले हमने लिख लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अपने पर्टिकुलर में। तो जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मीन्स जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, जो कि हमने फाइनल अकाउंट के अंदर बात की थी, उसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का वो हमें लिखना है। वो हमारा इनफ्लो होता है। उसमें से हम अपने जितने भी ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का उसको कम करके लिख देंगे। उसके बाद उसको ऐड करके हम साइड में अपने सेकंड कॉलम में लिख देंगे। और उसके बाद जो भी आपका ये जो भी बैलेंस आएगा उसके अंदर आप लोग अपने किन किन चीज़ों को ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी ट्रांसफ़र रिजर्व है हमारे, उनको जितने भी प्रोविज़न हमने अपने टैक्सेशन दिए, जितने भी टैक्स मैंने दिए, वो सब, जितने भी मेरे प्रपोज डिविडेंड हैं उस करंट ईयर के अंदर, जो भी ईयर हम निकाल रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट उस ईयर का, जो भी हमारे डिविडेंड्स हैं वो, जितने भी इंट्रीम डिविडेंड पेड हैं एक साल के अंदर, वो भी सारे हमारे वो होंगे, वो भी ऐड होंगे। और जितने भी हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जितने भी मेरे खर्चे हैं, वो जो भी मेरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होते हैं उनको भी मैं इसमें ऐड करूँगा। और उनमें से मैं जो भी रिफ़ंड मुझे टैक्स से हुए हैं उनको, और जो भी मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है उसको, जो भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के मेरे क्रेडिट साइड में होती है, उनको मैं माइनस कर दूँगा और उसका अमाउंट मेरे लास्ट वाले कॉलम में लिख दूँगा। उसके बाद मैं ऐड करूँगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, मीन्स कि जो भी मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो मैं उनको ऐड करूँगा। उसमें मेरे क्या होंगे, क्या क्या डेप्रिसिएशन लगा है मेरे फिक्स एसेट्स पे, क्या लॉस हुआ है जब मैंने अपने फिक्स एसेट्स को सेल किया है उसको लिख दूँगा। जो भी मेरे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे, डिस्काउंट ऑन इशू शेयर और डिवेंचर, जो भी मैंने शेयर और डिवेंचर इशू किए हैं उनके क्या डिस्काउंट है उनकी प्राइस लिख दूंगा मैं उसमें। जो भी मेरा गुडविल पेटेंट या ट्रेडमार्क है जो भी है उनकी अमाउंट लिख दूंगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसका जो अमाउंट है, जो भी डिवेंचर से मुझे मिला है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोरिंग कर रहा हूँ, उसका जो अमाउंट है वो भी मैं ऐड कर दूंगा। और उसमें से मैं अपने जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आइटम्स हैं उनको घटा दूंगा। तो वो कौन कौन से होंगे, माइनस कर दूंगा मीन्स। तो उनमें मेरे होंगे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी मेरे को डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी मैंने प्रॉफिट अपने फिक्स एसेट्स से कमाया है वो, और जो भी मेरा रेंटल इनकम है, जो भी मेरे रेंट पे इनकम जा रही है वो मैं उसमें माइनस करके उसको अपने लास्ट कॉलम में लिख दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होंगे उसको मैं अपने वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंग चेंज करूँगा। अगर मेरे बैलेंस शीट के अंदर अगर मेरे जो करंट एसेट्स हैं वो कम हैं, डिक्रीज हैं, तो मैं उनको कम कर दूंगा, मीन्स ऐड कर दूंगा। और जो भी मेरे करंट एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उनको मैं लेस कर दूंगा। ऐसे ही अगर मैं अपनी करंट लायबिलिटीज़ को देखूंगा तो उसमें अगर करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं तो लेस कर दूंगा, और अगर मेरी करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उनको ऐड कर दूंगा मेरे इन फाइनल जो भी इसका टोटल आएगा उसमें से। उसके बाद ये जो भी होएगा, जब मैं ये कैलकुलेशन कर लूँगा, मीन्स सी ए मैं प्लस कर दूँगा, सी ए माइनस कर दूँगा, फिर सी एल माइनस कर दूँगा। उसके बाद सी एल मीन्स क्या हो गया हमारे करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़। तो उसके बाद जो भी मेरे पास प्रॉफिट आएगा वो कौन सा होएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, मीन्स मैंने जो भी वर्किंग कैपिटल है उसको चेंज कर दिया। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो उसके चेंज करने के बाद जो भी अमाउंट होगा वो मैं लिख दूंगा, उसमें से मैं लेस कर दूंगा अपने जितने भी इनकम टैक्स मैंने पे किए हैं उनको। उसके बाद जो मेरे पास आएगा वो मेरा क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वो मैं अपने लास्ट कॉलम में लिख दूंगा। उसमें मैं ऐड करूँगा अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। उसके बाद जो मेरा ये होगा वो मेरे नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के
पूरे जितने भी प्रॉफिट है उनका अमाउंट मीन्स उसका टोटल मीन्स ये मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के क्या है, कैश फ्लोज है। उसके बाद सेकंड में मैं लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मीन्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से मेरे को कितना कैश आ रहा है। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ मेरे को ऐड करनी है वो क्या है कि जो भी मैंने फिक्स एसेट सेल किया है, प्रोसीड किया है, उसके इंक्लूडिंग में मेरे इंटेंजिबल एसेट्स क्या मीन्स मेरी गुडविल का क्या अमाउंट है वो मैं उसमें लिख दूंगा। उसके बाद ऐड करूँगा डिविडेंड्स और इंटरेस्ट रिसिप्ट जो कि मेरे नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के ही हैं, उनको मैं ऐड कर दूंगा। उसमें से लेस कर दूंगा मेरे जितने भी फिक्स एसेट्स जो भी मैंने परचेज किए हैं जो कि इंटेंजिबल एसेट्स हैं, उनको मैं उसमें से माइनस कर दूंगा। और फिर मैं ऐड करूंगा अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, उसका अमाउंट मैं लिख दूंगा। तो ये जितने भी मेरे आइटम्स होंगे इनको मैं टोटल करके रख लूँगा अपने लास्ट कॉलम में। तो ये मेरे कौन से होंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के, जो भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश आए थे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमें 5-6 चीज़ लेनी होती है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। उसके अंदर सबसे पहले मैं जो ऐड करूँगा वो करूँगा कि जो भी मैंने इश्यूज़ किए हैं, जो भी शेयर मैंने मार्केट में इशू किए हैं या जो भी डिवेंचर मैंने इशू किए हैं उनकी क्या प्रोसीड्स हैं, उनका क्या अमाउंट है वो मैं ऐड कर दूँगा। और जो भी नेक्स्ट एडिशन होएगा वो किसका होएगा, हमारे जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, जितने भी जो मैंने बैंक से जितने भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ले रखे हैं उनको मैं ऐड कर दूँगा। और उनके बाद मैं 5 चीज़ों को उसमें से डिडक्ट कर दूँगा। वो मेरे होंगे क्या क्या, फाइनल डिविडेंड, जो मेरे फाइनल डिविडेंड है जिनको मैंने पे कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मेरे इंटरिम डिविडेंड पेड मीन्स जो भी मेरे इंटरिम डिविडेंड है उनको मैंने पे कर दिया है, डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट। और जो भी इंटरेस्ट है मेरे डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन्स का जो कि मैंने पे किया है, और जितने भी रिडेम्पशन है मेरे शेयर और डिवेंचर, जितना भी मेरे को लॉस मिला है शेयर और डिवेंचर में, और जो भी मेरे रीपेमेंट लॉन्ग टर्म लोन है, जो भी लॉन्ग टर्म लोन के जो भी मैंने रीपेमेंट किए हैं अपने लोन्स के, उनको मैं उनमें से माइनस कर दूंगा। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगा अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। तो ये मेरे कौन से हो जाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अमाउंट। इनको सबको मैं टोटल करके एक अपने लास्ट वाले कॉलम में लिख लूँगा। उसके बाद मैं ABC करूँगा। ABC का मतलब ये होगा कि A मीन्स हमारी कौन सी, कैश फ्लो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, और B मीन्स कैश फ्लो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, और C मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। उनको इनका तीनों जितने का जो भी टोटल होएगा लास्ट का तीनों का, उनका मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा। और उसमें ऐड कर दूंगा मेरे ओपनिंग कैश, जितना भी मैंने कैश लगाया था, और कोई जो भी कैश इक्विवेलेंट है उनको मैं एक साइड लिख लूँगा, ऐड कर लूँगा। जो भी मेरे पास कैश अब बचा है हाथ में वो लिख लूँगा। जो भी कैश मेरे बैंक में पड़ा है उनको मैं लिख लूँगा। और जितने भी मेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं जो मैं शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक्स के अंदर अपने सेविंग अकाउंट में, वो मैं लिख लूँगा। और जितनी भी मेरी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो मैंने मार्केट में सिक्योरिटीज़ रख रखी है अपनी, उनको मैं ऐड कर दूँगा। और लास्ट में मैं उनमें से माइनस कर दूँगा अपने बैंक ओवरड्राफ्ट को, फिर उसका सम टोटल में कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं क्लोज कर दूँगा अपने जितने भी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है, जितने भी मेरे पास कैश है और कैश इक्विवेलेंट्स है उनको फिर मैं क्लोज कर दूँगा। तो उसके लिए मुझे ऐड करने पड़ेंगे अपने कैश इन हैंड, जितना मेरे पास हाथ में पैसा है, जितने भी कैश मेरे पास बैंक है, जितने भी मेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, और जितनी भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, और जितने भी मेरे बैंक ओवरड्राफ्ट है जो कि मैंने ऊपर आपको बताया, उनको भी फिर मैं माइनस करके जो भी अमाउंट होगा वो लास्ट में मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट को बताएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो हमने समझा, और किस तरीके से हम तीनों एक्टिविटीज़ के अंदर होने वाले जितने भी कैश है उनको इस फॉर्मेट के थ्रू बताते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।